हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू लिव। आज हम लोग करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी। ओके, सो ये साइंस का चैप्टर है। आप क्लास 9 के लिए यहाँ से ही मैंने शुरू किया है। और क्लास 9 के लिए अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे learn2live678@gmail.com पे मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो ये वर्क एंड एनर्जी चैप्टर क्योंकि आपके सेकेंड टर्म एग्जाम्स में आने वाला है, इसीलिए मैंने ये चैप्टर चूज़ किया है। और ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत इजी है। आपको सिर्फ क्या करना है, मेरे साथ हार्ड वर्क। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो चैप्टर है उसके अंदर हम लोग इस पूरे चैप्टर में क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको इस चीज़ के लिए दे देती हूँ। नंबर 1 हमारे पास है वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में जो आपका सबसे पहले जो डेफिनेशन और कंसेप्ट है वो वर्क के बारे में, कि वर्क होता क्या है, साइंटिफिकली वर्क क्या होता है, वर्क के लिए क्या क्या कंडीशंस आपको चाहिए हैं कि तभी वर्क हैपन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव वर्क क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देन वी हैव एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी के टाइप्स हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी को बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशंस भी हम लोग इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। देन वी हैव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है और ये जल्दी से ही कंप्लीट हो जाता है और इसी से रिगार्डिंग। देन वी हैव पावर। पावर क्या होती है और इसके एक्सप्रेशन हम लोग रीड करेंगे कि क्या होता है। देन वी हैव कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। और आपका क्योंकि ये फिज़िक्स का चैप्टर है तो हमारे पास हर एक टॉपिक के अपने खुद के न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो हर एक टॉपिक कवर होने के बाद मैं आपको उनके न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल्स कवर करवाऊंगी। एक्सरसाइज के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्क। अगर हम लोग इसे कॉमन टर्म में समझें कि वर्क होता क्या है, तो आप इसे समझने के लिए कहेंगे कि काम होना। ओके, बट क्योंकि हम लोग साइंस के चैप्टर को रीड कर रहे हैं तो साइंटिफिकली वर्क का मतलब कुछ और है। अगर मैं आपको कुछ सिचुएशंस देती हूँ, फॉर एग्जांपल एक बॉय है, वो अपने पूरे के पूरे पार से एक पहाड़ को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। ओके, और थोड़ी देर के बाद आप देखोगे वो क्या हो गया, टायर्ड हो गया। वो क्या हो गया, टायर्ड हो गया है। वो टायर्ड क्यों हो गया, क्योंकि उसने अपनी ऑलमोस्ट एनर्जी कहाँ लगा दी है, पहाड़ को धक्का मारने में। लेकिन क्या आपका जो ये पहाड़ है ये डिस्प्लेस हो पाएगा, क्या ये हिल पाएगा? नहीं। वर्क के लिए आपने अपनी कॉमन लैंग्वेज में आपने तो काम किया है, आपने उस पहाड़ को धक्का लगाया है। या फिर एक वॉचमैन है, वो एक गेट कीपर है, एक वॉचमैन है, वो गेट के पास खड़ा रहता है। ठीक है, लेट से 8 आवर्स की उसकी ड्यूटी है तो वो वहीं पे खड़ा है। या फिर एक बच्चा है जो 2 आवर्स के लिए क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है, तो वो बैठा है और स्टडी कर रहा है। तो इन सब केसेस में क्या है, आप इन सब केसेस में ये तो कह रहे हैं कि भाई वर्क हुआ है, बट साइंटिफिकली टर्म में वर्क नहीं हुआ है। वर्क एक्चुअली में क्या है, वर्क की डेफिनेशन आपके पास इसके फॉर्मूले से आएगी जो मैं आपको लेटरली डिस्कस करवाऊंगी। ओके, लेकिन उससे पहले आप सीखें, आपके कॉमन लैंग्वेज में वर्क का मतलब सिर्फ काम करना होता है। अगर वो काम हो गया है तो वर्क है। ओके, ये साइंटिफिकली चीज़ें आपको इस तरीके से कवर करवाने में हेल्प करेंगी। फॉर एग्जांपल, जो वर्क होता है आपके पास वो क्या होगा, वर्क वो चीज़ होगी जो आपको क्या करेंगी। सो वर्क के लिए आप सिंपल इस वे में समझ सकते हैं कि वर्क क्या होता है, जब आप कोई काम करते हैं लेकिन उस काम का होना, डन हो जाना ही आपके पास साइंटिफिकली वर्क का एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी चीज़ के लिए फोर्स लगा रहे हो और वो अगर डिस्प्लेस हो जाता, वो अगर अपनी जगह से हिल जाता, तो वो वर्क में काउंट होता। ओके, तो पहले आप सिंपली इस चीज़ को समझें, वर्क के लिए कंडीशंस क्या हैं। ओके, वर्क के लिए कंडीशंस क्या हैं। वर्क के लिए 2 कंडीशंस हैं। नंबर 1 फोर्स का होना एंड नंबर 2 द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेड। जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्ले हो जाना चाहिए, डिस्प्लेस हो जाना चाहिए। ओके, हिलना चाहिए, अपनी जगह से हिल जाना चाहिए। तो वर्क के लिए आपके पास कंडीशंस हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हुई हैं, इसका मतलब क्या है कि आपके पास वर्क हैपन हुआ है। फॉर एग्जांपल, इसी कंडीशन में अगर ये पूरा पहाड़ ना होता, एक सिंपल टेबल होता या एक बॉक्स होता जिसको रोहन क्या कर रहा है, रोहन हिला रहा है इस टेबल को,
तो ये जो टेबल को रोहन हिला रहा है, अगर ये टेबल थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गई यहाँ पे आ जाती है तो फोर्स रोहन ने लगाई है, यस लगाई है। डिस्प्लेसमेंट हुई है, यस डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो इस केस में वर्क हमारा कंप्लीट होता। इस केस में बताएं, इस केस में आपके पास वॉचमैन क्या है या गेट कीपर एक डोर के पास खड़ा हुआ है, उसने क्या किया, सिर्फ वो खड़ा हुआ है, क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है? नहीं हुई। क्या उसने कोई फोर्स लगाया है? नहीं लगाया। तो इस केस में आपके पास क्या है, वर्क डन नहीं हुआ है। इस केस में बताएं, इस केस में जो हमारे पास प्रांजल क्या कर रही है, स्टडी कर रही है एक टेबल पे बैठ के। तो फिर वो क्या कर रही है, जब वो बैठी हुई है और स्टडी कर रही है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट हो रही है? नहीं हो रही है। तो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है तो इसका मतलब वर्क डन नहीं हुआ है। क्लियर है आप लोगों को? सो वर्क के लिए मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं। अब इतना सा जो हमने लोगों ने टॉपिक कवर किया है, इस टॉपिक में से टीचर जो क्वेश्चंस निकालता है वो मैं आपको बताती हूँ। वर्क के लिए हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है डिफाइन वर्क। वर्क होता क्या है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन बनता है कि क्या कंडीशंस है वर्क डन के लिए। कंडीशंस, क्या कंडीशंस है वर्क डन के लिए। ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है वो फॉर्मूला बनता है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है। और नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन बनता है यहाँ से वो इसके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ओके। तो हम लोग ये सारे टॉपिक कवर कर लेंगे। अब हम लोग ये चारों टॉपिक कंप्लीट करेंगे। अगर विजिबिलिटी में आपको दिक्कत है तो मैं इस चीज़ को रीड करके बताती हूँ, आप उसे अच्छे से सुन भी सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। हम लोग इस पूरे पोर्शन में कंसेप्ट में वर्क के डिफाइन वर्क का क्वेश्चन आपके पास आता है इन 2 मार्क्स। कंडीशंस ऑफ वर्क डन आता है आपके पास। फॉर्मूला आता है वर्क डन का कि फॉर्मूला क्या है वर्क का। और आपके पास इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं जो हम लोग इस कंसेप्ट में कवर करेंगे। ओके। सो मैंने आपको वर्क के बारे में बताया कि वर्क क्या है। क्लियर है? किसी चीज़ को पुश करना, किसी चीज़ को पुश करना या पुल करना, या किसी चीज़ के लिए आप कोई फोर्स लगा रहे हो, राइडिंग अ बाइसाइकिल, वॉकिंग लेना, ये सारे के सारे आपके किस में आएंगे, वर्क आएंगे। सिर्फ 2 कंडीशंस क्या हैं कि उसमें आपके पास फोर्स अप्लाइड होनी चाहिए। ठीक है? क्या कंडीशन है? फोर्स टू बी अप्लाइड। और नंबर 2 जो कंडीशन है, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस्ड होना चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो हम लोग इन चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन एक बार थोड़ा सा हाईलाइट करके हम लोग फोर्स के बारे में समझते हैं कि फोर्स क्या है। ओके। क्लास 8th में हालांकि आप इस कंसेप्ट को पढ़ चुके होंगे। फोर्स क्या होता है? फोर्स आपके पास क्या है, कोई भी, वैसे इसकी डेफिनेशन होती है एनी पुश एंड पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। आप कोई भी पुश या पुल करते हो किसी ऑब्जेक्ट पे, उसे हम लोग फोर्स कहते हैं। ओके। तो फोर्स में आप लोग क्या करते हैं, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को या तो पुश कर रहे हैं या फिर पुल कर रहे हैं, यानी आप उसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, कोई ना कोई दबाव लगा रहे हैं। ओके। कोई ना कोई क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को डिस्प्लेस करने के लिए कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, तो वो आपके पास क्या बन जाएगी, फोर्स बन जाएगी। फोर्स की जो यूनिट होती है दैट इज़ योर न्यूटन, यानी कैपिटल N। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। ओके। फोर्स आपके पास है। डिस्प्लेसमेंट आपको पता ही है, इसे कैपिटल F से डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट आपको पता ही है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब कोई चीज़ एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चली जाती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कोई ऑब्जेक्ट है, वो एक बॉल है, ए पॉइंट पे रखी हुई थी, लेकिन आफ्टर 2 और 3 मिनट्स बाद मैंने देखा वो बॉल कहाँ चली गई है, बी पॉइंट पे चली गई है। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ अगर कोई अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, टाइम के साथ अगर कोई अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है तो उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स आप इस चीज़ को ये समझ सकते हैं, अगर कोई पर्सन, कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन अपनी पोजीशन को चेंज कर ले, ठीक है, अपनी पोजीशन को चेंज कर ले, तो इसका मतलब वो डिस्प्लेस्ड हुआ है, यानी उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आई है, वो तो हिला है वहाँ से, तो वो चीज़ आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों से ही आपके पास क्या बन जाएगी, डेफिनेशन बन जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अब मेरी बात सुने। डेफिनेशन किसी भी क्वांटिटी की डेफिनेशन निकालना इट्स नॉट सो मच टफ। आप सिंपली अगर उसका फॉर्मूला समझते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, और फॉर्मूला से रिलेटेड अगर आप डेफिनेशन बनाते हैं, अगर आप एग्जाम में कोई डेफिनेशन भूल चुकी है किसी भी क्वांटिटी, लेकिन आपको उसका फॉर्मूला लर्न है, क्योंकि आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, तो वो काफ़ी देर तक आपके माइंड में रिटेन रहेगी, काफ़ी देर तक आप उसे अच्छे से याद कर पाएंगे अगर आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं।
तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई फॉर्मूला लर्न है उस क्वांटिटी का, तो आप उस फॉर्मूला से भी उसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। सो जो आप बिल्कुल ब्लैंक छोड़ के आने वाले थे शीट, वहाँ पे आपने क्या किया, कोई ना कोई डेफिनेशन पुट कर दी। तो जहाँ आपको 0 मार्क्स मिलने थे वहाँ समवेयर आपको टीचर 1 मार्क्स 1.5 मार्क्स तो देगा ही आउट ऑफ 2। ओके, इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को इंक्रीज कर सकते हैं, मार्क्स में अपग्रेडेशन ले सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे डेफिनेशन के लिए देखें, वर्क की डेफिनेशन आप क्या करेंगे। वर्क को हम लोग W से डिनोट करते हैं। ओके, और इसका फॉर्मूला होता है आपके पास फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम स्मॉल s से डिनोट करते हैं। ओके, सो वर्क की डेफिनेशन, अब आपके पास यहाँ से वर्क की डेफिनेशन आ गई, जो आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, वो डिफाइन वर्क। देन वर्क इज डिफाइन एज प्रोडक्ट ऑफ, क्या है वर्क, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, इतनी सी डेफिनेशन जो है वो आपकी किसकी है, वर्क की डेफिनेशन है। ओके, वर्क की क्या डेफिनेशन, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये डेफिनेशन लिखने के बाद आप इस तरीके से इसे नीचे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आपको 2 मार्क्स फुली मिल जाएंगे। ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो, व्हाट आर द कंडीशंस टू बी वर्क डन, क्या कंडीशंस है वर्क डन होने के लिए। देन वी हैव 2 कंडीशंस, फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, फोर्स शुड बी applied on the object and displacement must take place। आपका displacement होना चाहिए, displacement का आप यहाँ पे वर्ड कर लें, displacement must take place, displacement होनी चाहिए and force should be applied to the object। okay, this is your second question। third question formula, आप यहाँ से third question निकाल सकते हैं, what is the formula of work done, W is equal to F into S। okay, देन वी हैव न्यूमेरिकल। सो हम लोगों ने अभी तक सो फार वर्क डिस्कस कर लिया है, देन कंडीशंस ऑफ वर्क और फॉर्मूला। अब आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं। ओके, फॉर्मूला आपको याद ही है, W इज इक्वल टू F इंटू S। आप इसे डायरेक्टली इस तरीके से भी लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको डायरेक्टली बोलूँगी ज़्यादा और लिखूँगी कम, सो आप क्या करें, ध्यान दें अच्छे से। ओके, बी केयरफुल। न्यूमेरिकल में आपके पास, मैं आपको बताती हूँ, आपको कोई भी न्यूमेरिकल दे देगा, वो बोलेगा कि फाइंड वर्क। सो आपसे पूछा गया है फाइंड वर्क डन। सो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था मार्कर में, चलो अब आपको करना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप वर्क डन करें, फाइंड वर्क डन इफ 20 न्यूटन फोर्स डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट बाय 5 मीटर्स। ओके, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो अगर आप क्वेश्चन को पढ़ के, न्यूमेरिकल में मैं आपको एक हिंट देती हूँ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का, अगर आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं कि ये आपके पास फोर्स है या फिर ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, तो आप उनकी यूनिट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे न्यूटन आ रहा है तो डैट मीन्स वो आपकी क्या होगी, फोर्स होगी। तो आपने ये जो न्यूमेरिकल यूनिट जो निकाली है वो आपने पता कर लिया कि ये 20 न्यूटन क्या होगी, आपकी कोई फोर्स होगी। यहाँ पे जो मीटर आ रहा है डैट मीन्स ये आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, ये दोनों चीज़ें आ गई हैं। वर्क डन का आपको फॉर्मूला पता है, देन आप इसमें पुट कर दो, सो 100 आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क डन। ओके, अब वर्क डन की यूनिट आपको पता होनी चाहिए, ये आपका 4th क्वेश्चन बनता है, यूनिट ऑफ वर्क डन। और इस यूनिट से आपके पास एक क्वेश्चन और आता है, वो मैं आपको लेटरली बताऊंगी। यूनिट ऑफ वर्क डन, यूनिट ऑफ वर्क डन, इनके पीछे हमारे पास लगता है जूल। क्या लगता है, जूल। और जूल को हम लोग कैपिटल J से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल J से डिनोट करते हैं। ओके, सो यूनिट ऑफ वर्क डन में अगर आपसे पूछे तो इसकी यूनिट क्या होगी, जूल। इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है वो आता है डिफाइन 1 जूल। आपको 1 जूल को क्या करना है, डिफाइन करना है। सो 1 जूल को डिफाइन करने का सिंपल तरीका है, वर्क डन आपको पता है, वर्क डन क्या है, आपका जूल है। 1 जूल क्या होगा, 1 जूल तब होगा ना जब आपके पास फोर्स 1 न्यूटन होगी और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 1 होगा, राइट। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन 1 नहीं हुई, अगर ये 2 हुआ तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 जूल आ जाएगा, ये 2 हुआ वो 1 हुआ तो 2 जूल आ सकता है। सो ये कंडीशन 1 तभी अप्लाइड हो सकती है जब यहाँ पे भी आपके पास दोनों क्या होंगे, 1 होंगे। तो 1 जूल को डिफाइन करने का तरीका ये है, 1 जूल इज दैट मच वर्क डन, ये 1 जूल उतना वर्क डन है व्हेन, कब, व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स
इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब ये 1 न्यूटन की फोर्स आपकी अप्लाइड होती है किसी ऑब्जेक्ट पे, एंड इट डिस्प्लेसेस बाय 1 मीटर, और वो ऑब्जेक्ट को 1 मीटर से डिस्प्लेस कर देती है। ओके, 1 जूल क्या है आपके पास, इज दैट मच वर्क डन व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाइड करती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और वो उस फोर्स से क्या हो जाता है 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं 1। ओके, सो 1 वर्क डन क्या है 1 न्यूटन इंटू, यहाँ पे मीटर कर ले, यूनिट तो मीटर होती है। ओके, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। सो 1 जूल को आप क्या कह सकते हो 1 न्यूटन मीटर भी आप कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं 1 न्यूटन मीटर। ओके, क्लियर है। सो अभी तक सो फार हम लोगों ने वर्क की डेफिनेशन, कंडीशन ऑफ वर्क, फॉर्मूला, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, यूनिट्स ऑफ वर्क डन दैट इज योर जूल, और 1 जूल की डेफिनेशन क्लियर है। अब यहाँ पे एक बार फॉर्मूला, इस पे फॉर्मूला के बेसिस पे एक सेपरेट क्वेश्चन मैं आपको और दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल उसने आपको कहा है व्हाट फोर्स शुड बी अप्लाइड, आप कितनी फोर्स अप्लाइड करेंगे ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे, विच डिस्प्लेसेस, जो 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट ले रहा हो, ऑफ 20 जूल वर्क डन। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है वो उसने 20 जूल वर्क डन की है, 2 मीटर की डिस्प्लेसमेंट है और आपसे फोर्स पूछ ली है, तो इस केस में 20 इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस होता है ना। अब आपको वर्क डन गिवन है, फोर्स आपसे पूछी हुई है, एस यानी 2 मीटर आपको निकालना है, तो इसको आप इजीली कैलकुलेट करेंगे। सो 10 के पीछे यूनिट न्यूटन। ओके, क्लियर है आप लोगों को। सो अभी तक सो फार हम लोगों ने पेज नंबर 148 तक कवर कर लिया है आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से। पेज नंबर 148 तक जो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 11.1, इसे आप खुद ही कंप्लीट कर लेंगे, इसका सॉल्यूशन भी एनसीईआरटी में गिवन है। एक न्यूमेरिकल है फर्स्ट, वो भी आप खुद कंप्लीट करेंगे पेज नंबर 148 पे, और एक न्यूमेरिकल और है एग्जाम्पल 11.2, वो मैं आपको करवाती हूँ, आप उसे एक बार रीड कर लें बुक में से। कि एक पॉटर है जिसने 15 kg का एक लगेज उठाया है ग्राउंड से 1.5 मीटर अबव। 15 kg आपको गिवन है और 1.5 मीटर आपको गिवन है, और आपसे क्या पूछा हुआ है उसने, वर्क डन पूछा हुआ है। सो वर्क डन आपको पता है, वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता है ये 1.5 मीटर दे रहा है, लेकिन फोर्स के लिए न्यूटन का आपको एग्जाम्पल में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सो न्यूटन के लिए आपको पता है फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, फोर्स हमारी माँ होती है। ओके, फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, इसे अपनी माँ मत बना लेना, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इस दैट इज आपका केजी में गिवन है, वो आपको गिवन है। एक्सेलरेशन अगर आपको गिवन नहीं होती है तो आप इसकी जगह स्मॉल जी यानी ग्रेविटेशन वाली एक्सेलरेशन, जो कि कितनी होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में से कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो फोर्स आपने निकाली है, पहले फोर्स कैसे निकालोगे, 15 यानी मास और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन गिवन नहीं है एग्जाम्पल में, तो मैंने यहाँ पे 10 पुट कर लिया है एक्सेलरेशन वाला, मल्टीप्लाई विद 1.5 मीटर। इसे कैलकुलेट करो, पॉइंट हटाया 10, 10 से 10, 15 इंटू 15 225, और यूनिट क्या लगाओगे, जूल। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल है। इसके बाद आपके पास जो न्यूमेरिकल्स हैं, वो आप कर पाएंगे। अब आ जाओ एक बार आप पेज नंबर 149 पे। 149 में आपके पास इस तरीके से 149 में आपके पास, मेरे पास बुक नहीं है तो मैंने फ़ोन में PDF है, ये आपको न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं ब्लू में। ओके, इनको मैं रीड कर रही हूँ। ओके, ब्लू में आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं, यहाँ पे इस तरीके से आ जाओ। इसमें इन्होंने कहा हुआ है व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन, वर्क कब होगा। सो आपको वर्क कब होगा, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस, तो आपका वर्क हैपन होगा। ये कंडीशन ऑफ वर्क डन का ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा ट्विस्टेड फॉर्म में है। Next we have write an expression for the work done when a force is acting on an object in the direction of its displacement. So ये expression यानी formula मैंने आपको कहा था W is equal to Fs। इसको थोड़ा सा क्वेश्चन 2 के लिए मैं आपको अच्छे से करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में पेज नंबर 149 क्वेश्चन नंबर 2 में उसने एक्सप्रेशन पूछा है, तो इस चीज़ के लिए आप ना जो चीज़ें गिवन है उसको लेट करेंगे। आप क्या कहेंगे, लेट एन ऑब्जेक्ट, आपने लेट किया है कि कोई ऑब्जेक्ट है इज
इज डिस्प्लेस्ड बाय एन फोर्स F, इज डिस्प्लेस्ड S बाय एन फोर्स F। एक ऑब्जेक्ट है जो S डिस्प्लेसमेंट लिया उसने किससे, बाय अ फोर्स F। द वर्क डन W, जो वर्क डन W होगा वो क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एस। और यहाँ पे बस आप इस तरीके से ये छोड़ दें, यही आपका एक्सप्रेशन है, 2 मार्क्स में ये आपका एक्सप्रेशन है। ओके, सो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर लें। तो नेक्स्ट वो डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल ऑफ वर्क मैंने आपको थोड़ा सा प्रीवियसली करवाया था इसी वीडियो में। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें वो कह रहा है आपको कि 140 न्यूटन का प्लो है और 15 मीटर कर रहा है, आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, 140 और 15। तो अब कुछ नहीं है, यहाँ पे सब चीज़ें आपको गिवन है। W इज इक्वल टू F इंटू एस। 140 न्यूटन है तो डैट इज़ वो आपकी फोर्स है, और 15 मीटर है तो डैट मीन्स वो आपका S है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इनको कैलकुलेट करने पे कितना आंसर आ रहा है। ओके, सो अभी तक हम लोगों ने वर्क का टॉपिक कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वी हैव एनर्जी। एनर्जी के बारे में देखिए, एनर्जी क्या है। एनर्जी होता क्या है, हम लोग किसी काम को कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास एनर्जी है। ओके, आप किसी दिन बहुत ज़्यादा थक जाते हो तो थोड़ा रेस्ट लेने के बाद आप क्या करते हो, उस काम को कंप्लीट करते हो। ओके, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर पा रहा है क्योंकि उसके पास एनर्जी है। हम लोग किसी व्हीकल में, गाड़ी में, ये हमारी पुराने वाली गाड़ी है, किसी गाड़ी में क्या कर रहे हैं, किसी गाड़ी में फ्यूल डाल रहे हैं। ओके, किसी गाड़ी में फ्यूल ऐड कर रहे हैं, वो फ्यूल क्या करेगा, इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा जिसकी वजह से ये रन कर पा रही है। ओके, हम लोग फूड खा रहे हैं, व्हाई डू वी ईट फूड, क्लास 6 का क्वेश्चन एनसीईआरटी, व्हाई डू वी ईट फूड, टू गेट एनर्जी। हम लोग फूड खा रहे हैं ताकि हम लोग एनर्जी लें और उस काम को कर पाए। तो एनर्जी है क्या, एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ, क्या है, एनर्जी आपके पास एक तरह की फॉर्म है, ठीक है, जिससे आपको क्या कहता है, एबिलिटी टू डू वर्क। आप इसको लिख सकते हैं एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क। वर्क भी आपकी एक तरह की फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एनर्जी को आप सिंपली वे में डिफाइन कर सकते हैं। एंड व्हाट इज एनर्जी, इट इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। आपके पास जो एबिलिटी होती है किसी काम को करने के लिए, वही आपके पास क्या होती है, एनर्जी होती है। एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है, एज सेम टू एज वर्क डन। और इस चैप्टर में आपके पास एनर्जी है, एनर्जी के टाइप्स हैं, एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स हैं। अगर आप सन रेज की हेल्प से कोई काम कर रहे हैं, जैसे हमारे पास आजकल सोलर पैनल्स हैं, सोलर पैनल्स क्या कहते हैं, सोलर पैनल्स सन की रेज को कैप्चर करते हैं और उसकी एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ओके, तो जो सन की रेज से है हमारे पास, वो आपके पास क्या आ जाएगी, सोलर एनर्जी। विंड की हेल्प से जो हम लोग कर रहे हैं, दैट इज़ योर विंड एनर्जी। केमिकल्स रिएक्ट कर रहे हैं, लाइक इन योर सेल, जो रिमोट्स में सेल डालते हैं, इसके अंदर केमिकल होते हैं जो आपस में रिएक्ट करके आपको एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ योर केमिकल एनर्जी। ओके, बहुत सारी एनर्जीज हैं। जो 2 टाइप की एनर्जी आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, वो है आपके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो सबसे पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी विच इज पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। आप इसे सिंपली समझें, ये तो मैं आपको बुक की लैंग्वेज समझा रही हूँ, बुक की एक लैंग्वेज डिफाइन कर रही हूँ जो आपको एग्जाम में लिख के आनी है। आपको लर्न भी यही चीज़ें करनी पड़ेंगी, बट आप इसे अगर एक बार समझ लेंगे तो आपको थोड़ा ईजियर हो जाएगा उस डेफिनेशन को लर्न करना। मैंने अभी अभी आपको कहा, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड by an object due to its motion। ओके, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो कोई ऑब्जेक्ट के पास होती है, पोसेस्ड यानी किसी ऑब्जेक्ट के पास होती है जब वो मोशन में होता है। आपका फैन चल रहा है, ओके, आपका क्या है, फैन रन कर रहा है। जब आपका फैन कंडीशन में है, वर्क कर रहा है, चल रहा है, तब तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। ओके, आपकी गाड़ी मूव कर रही है, ठीक है, आप बहुत स्पीड से चलाते जा रहे हैं, जबकि स्पीड में चलानी नहीं चाहिए, तो आप उसको चला रहे हैं, तो जब वो मूव कर रही है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। ओके, जब हम लोग मूव कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, तो जब हम लोग वॉक कर रहे हैं तो हमारे पास भी कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो क्या कर रहा है, मोशन में है,
जो कोई काम कर रहा है, या तो रोटेट कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है, सीधा चल रहा है, ऐसा कितना भी कोई भी मोशन चल रहा है, ठीक है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। इट्स ओके। सो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन है, होप आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा। सो सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी से जो टॉपिक टीचर आपसे पूछ सकता है वो है काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन, देन इसका फॉर्मूला, इसकी न्यूमेरिकल्स, इसकी यूनिट नहीं, क्योंकि जितनी भी एनर्जीज आएंगी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, सोलर, योर विंड, केमिकल, इन सब की सेम यूनिट है, दैट इज योर जूल। तो इससे यूनिट नहीं पूछी जाती, इनसे इन तीनों पार्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है और आपका न्यूमेरिकल क्या है। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन हम लोगों ने कवर कर ली है, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग फॉर्मूला के लिए मूव करते हैं। फॉर्मूला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन आता है, वो आता है एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका ऑलमोस्ट 5 मार्क्स में एक्सप्रेशन आता है आपके एग्जाम्स में, ठीक है। सो हमने डेफिनेशन कवर कर लिए। फॉर्मूला के लिए आप एक्सप्रेशन डेराइव करना सीखें, ठीक है। एक्सप्रेशन डेराइव करना क्या होता है, अब अभी 9th क्लास में आए हैं और ये वर्ड्स आपने सुने नहीं होंगे। एक्सप्रेशन को डेराइव करना है, यानी जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, जैसे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv², तो ये फॉर्मूला को डेराइव करना कि फॉर्मूला आपके पास आया कहाँ से है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो इस चीज़ के लिए आपके पास एक कॉमन इंट्रोडक्शन होता है पहले, और वो कॉमन इंट्रोडक्शन मैं आपको समझाती हूँ कि आप उसे कैसे फॉर्म कर सकते हैं। आप हमेशा लिखेंगे जो जो चीज़ें आपके फॉर्मूला में यूज़ हो रही हैं, आप उन्हीं चीज़ों को ऊपर मेंशन करेंगे, दैट्स इट। आप लिखेंगे लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास कितने मास का, m मास का, इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन से वो मूव कर रहा है, लेट्स से a, आफ्टर फोर्स F, आपने कोई फोर्स लगा दिया, आफ्टर फोर्स F is applied on an object, it displaces by s, वो डिस्प्लेस हो गया है s मीटर से, ओके। और क्या चाहिए, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी चाहिए, तो उसमें आप मूव कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हो द ऑब्जेक्ट इनिशियली मूव्स, मैं लिख ही देती हूँ पूरा, द ऑब्जेक्ट इनिशियली मूव्स with velocity मतलब speed u, and after time t it attains final velocity v, ओके। ये सारी की सारी टर्म्स हमारी यूज़ होनी है, और ये सारी की सारी टर्म्स हम लोगों ने इसमें कर ली है। और ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सी टर्म्स आपकी यूज़ हो रही हैं, इसके लिए आपको फॉर्मूला पहले लर्न करना पड़ेगा। सो हम लोगों ने मोशन चैप्टर में किया था, क्या आप लोगों ने क्लास 9 के मोशन चैप्टर में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की हुई है, दैट इज़ v² - u² इज इक्वल टू 2as। हमें पता है वर्क डन कितना होता है, वर्क डन इज इक्वल टू F × s होता है। s क्या है बेटा, यहाँ पे s आप इस फॉर्मूला से डिराइव करेंगे वहाँ के लिए। सो v² - u² डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल टू s, पहले आप ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर आप ये वाला स्टेप लिखेंगे और इस s की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। s यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, v² - u² बाय में 2a। इसे एक्सपेंड करें, अभी मैंने बताया था फोर्स आपकी कौन होती है, आपकी माँ होती है। v² - u² डिवाइडेड बाई 2, a से a कैंसिल, हाउ मच, ये जो हाफ नीचे 2 है डिनोमिनेटर में, आप इसे बाहर रिलीज कर ले, m यहाँ पे, और पीछे क्या बचाएगा v² - u²। लास्ट में आप एक लाइन लिखेंगे, क्या, इफ़ इनिशियल वेलोसिटी, अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 है, अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी u क्या है, 0 है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी स्टेशनरी से स्टार्ट करता है, यानी पहले एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, जैसे किसी रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन स्टार्ट होके प्रोसीड कर रही है किसी और स्टेशन के लिए, यहाँ से एक ट्रेन स्टार्ट हुई है, तो बेटा जब ये रुकी हुई थी ना, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी को आप 0 ही लिखेंगे,
कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्टार्ट होता है, चलता है, तो उससे पहले जहाँ वो होता है वो रेस्ट की पोजीशन होती है, और उसमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑलवेज क्या होती है, 0 होती है। इसीलिए हम लोगों ने भी ऐसा ही ऑब्जेक्ट लिया है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ m v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। सो हेयर इज योर फाइनल फॉर्मूला, हाफ m v स्क्वायर। ओके।